हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सभी? चलो तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की क्लास अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, 2 मिनट उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने अलैंगिक जनन को पूरा कर दिया था। अलैंगिक जनन को अपन ने 2 क्लासों में 2 वीडियो में पूरा किया था। पहली क्लास जो थी अपनी अलैंगिक जनन की, उसके अंदर अपन ने किया था कायिक जनन। कायिक जनन के अंदर भी 2 प्रकार थे अपने पास, कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन। तो पहले वीडियो के अंदर अपन ने प्राकृतिक कायिक जनन किया था, जड़, तने, पत्ती और जननांगों के द्वारा अपन किस प्रकार से नए पादप को विकसित कर सकते हैं। और जो दूसरा वीडियो था, यानी इससे जस्ट पहला वीडियो जो था, उसमें अपन ने किया था कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में अपन ने क्या क्या चीजें की थी? मानव द्वारा निर्मित विधि है। व्यापारिक स्तर के ऊपर पादपों का निर्माण करने के लिए, जैसे अंगूर है, केला है, इनको निर्माण करने के लिए गुलाब है, इन सब पादपों का निर्माण करने के लिए कृत्रिम कायिक जनन विधि को अपनाया जाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 विधियां की थी अपन ने। क्या क्या किया था? नंबर 1 कर्तन, नंबर 2 दाब लगाना और नंबर 3 रोपण। कर्तन, दाब लगाना और रोपण। सबसे पहला क्या था? कर्तन, यानी काटना या कटिंग करना। कर्तन की मुख्य फिर 2 प्रकार किए थे अपन ने, तो स्तंभ कर्तन, एक मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में अंदर क्या किया था? तने के छोटे छोटे टुकड़े काटे अपन ने और उस प्रत्येक टुकड़े को अपन नई जगह पर लगाते हैं तो नए पादप विकसित हो जाते हैं। जैसे गुलाब के अंदर अपन ने एग्जाम्पल किया था, अंगूर के अंदर किया था। इसी प्रकार से अपन उसके बाद में मूल कर्तन के अंदर जड़ों द्वारा, जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े ऊर्ध्व स्थिति के अंदर जमीन में लगाए, नए पादप विकसित कर दिए। अमरूद के अंदर अपने, नींबू के अंदर एग्जाम्पल्स किए थे। तो कर्तन के अंदर 2 प्रकार किए थे, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। उसके बाद में अपन ने किया था दाब लगाना। दाब लगाने वाले विधि के अंदर क्या किया था? नए पादप का निर्माण अपन मुख्य पादप के साथ में लगे लगे ही कर रहे थे। छोटा सा पादप तैयार होने के बाद में काट करके अलग कर रहे थे। इसकी मुख्य रूप से 2 विधियां की थी अपन ने। कौन कौन सी? एक तो वायु दाब और एक टीला दाब। सबसे पहला किया था अपन ने टीला दाब। टीला दाब उन पादपों के अंदर किया जाता है जिनकी पादपों की शाखाएं जो होती है लचीली होती है। जैसे चमेली है, मोगरा है, उनके अंदर उनकी शाखाएं अपन नीचे मोड़ करके जमीन में दबा देते हैं। जहां पर अपस्थानी कलिकाएं होती है, नए पादप विकसित हो जाते हैं। उसके बाद में काट करके नई जगह पर उस टहनी को लगा देते हैं। वायुदाब, जिसको अपन ने गुट्टी लगाना भी किया था, ये उन पादपों में जैसे वृक्षों के अंदर उपयोगी थी जिनमें शाखाएं जो होती है मोटी होती है, नीचे मुड़ करके नहीं आ सकती। उनके अंदर वायु के अंदर, यानी ऊपर ही शाखा के ऊपर अपन ने छाल को उतारा और वहां पर मिट्टी, रुई है, मोश है, ये लगा दिया और फिर बूंद बूंद करके पानी डाला और वहां पर प्ररोह का निर्माण हो गया और फिर उसके बाद में अलग करके नए पादप विकसित कर दिए थे। तो दाब लगाने के अंदर 2 विधियां की थी अपन ने। कौन कौन सी? एक तो टीला दाब और एक वायु दाब या गुट्टी लगाना। उसके बाद में तीसरा अपन ने कृत्रिम कायिक जनन का प्रकार किया था रोपण, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर अपन ने पहली बात तो ग्राफ्टिंग भी व्यापारिक स्तर के पादप तैयार करने के लिए काम में आने वाली मुख्य विधि है। इसके 5 प्रकार किए थे अपन ने: जीवारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण, कलिका रोपण और मुकुट रोपण। तो पहले अपन ने किया था जीवारोपण। जीवारोपण जो था उसके अंदर जीव की आकृति का, यानी 2, इसके अंदर क्या किया जाता है? 2 पादपों को संयुक्त किया जाता है। एक अच्छे गुण वाला पादप होता है जिसका रोपण किया जाता है, जिसको अपन ने क्या कहा था? कलम। और एक निम्न गुण वाला पादप होता है जिसके ऊपर कलम को रोपित किया जाता है, उसको कहा था, क्या कहा था? स्टोक या आधार भाग जो प्रदान करता है वो। तो अपन ने अच्छे गुण वाले पादप की एक कलम काटी और निम्न गुण वाले पादप के ऊपर लगा दिया। अब लगाने की जो आकार बनाई थी अपन ने, वो किस किस प्रकार का था? जीवारोपण के अंदर जीव की आकृति का वी आकार का चीरा लगाया, साइड से और काटा, तो जीव की आकृति का चीरा लगा कर फिट कर दिया। दोनों को अपन ने टाइट रस्सी से, धागे से बांध दिया, जिससे क्या गया? दोनों की एधा समनुक्त आपस में संयुक्त हो गए और नए पादप बन गए। इसी प्रकार से फच्चर रोपण में भी अपन ने वी आकार का चीरा लगाया था। उसके बाद में अपन ने किरीट या मुकुट रोपण के अंदर यहाँ पर अपन ना जो स्टोक वाला भाग था, नीचे का आधार भाग जो था वो बट ज्यादा व्यास का था, ऊपर वाली कलम पतले व्यास की थी। तो बहुत सा एक स्तंभ के अंदर अपन ने बहुत सारी कलमें लगा दी थी। स्तंभ जो है उसमें बहुत सारी कलमें लगा करके मुकुट की आकृति बना दी थी। फिर कलिका रोपण के अंदर अपन ने क्या किया था? कोई भी कलिका जो होती है उसको छाल उतार करके टी आकार का चीरा लगा करके वहां पर लगा दी थी। तो इस प्रकार से अपन ने कृत्रिम कायिक जनन किया था। ये 2 मिनट में अपने रिवीजन कर लिया है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे प्रकार से वीडियो सुना होगा।
आज अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं लैंगिक जनन। देखो इस चैप्टर के अंदर लैंगिक जनन पूरा नहीं करेंगे अपन, लैंगिक जनन के बारे में बेसिक प्रस्तावना है, पुष्प की संरचना करेंगे। अगले दो चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा लैंगिक जनन के ही हैं, पूरे चैप्टर ही लैंगिक जनन के, क्योंकि लैंगिक जनन आवर्तबीजपत्री पादपों में होने वाला एक मुख्य जनन है। ज्यादातर पादपों के अंदर लैंगिक जनन ही संपन्न होता है, बहुत ही कम पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है, आवर्तबीजी पादपों में पाई जाने वाली एक मुख्य जनन का प्रकार है। तो उसकी डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर करेंगे, जिनके अपने पास कई वीडियो अपन बनाएंगे। इस चैप्टर के अंदर लैंगिक जनन का नाम आया है, सिर्फ इंट्रो आया है बेसिक, एक पुष्प की संरचना के बारे में। तो अपन बात करते हैं लैंगिक जनन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था आवर्तबीजी पादपों में जनन के 2 प्रकार में, एक तो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? जिसके अंदर युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन यानी अर्धसूत्रण और निषेचन दोनों क्रियाएं नहीं होती है, वो होता है लैंगिक जनन। और जनन के जिस प्रकार में युग्मक निर्माण यानी अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन यानी निषेचन की क्रिया होती है, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी बीज का निर्माण होगा मगर बीज का निर्माण नहीं हो, तो बीज का निर्माण हो फिर भी अलैंगिक जनन हो सकता था। उसका अपन ने एक अपवाद किया था अनिषेक बीजता में, यानी नए पादप का निर्माण तो बीज से होगा मगर ऐसे बीज बिना निषेचन के बनते हैं, तो ऐसे बीज भी पादप के कायिक भाग ही होंगे, उनसे नए पादप बनाएंगे, वो भी अलैंगिक जनन नहीं माना जाएगा। मगर यहाँ पर लैंगिक जनन के उपरांत यानी युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन के बाद में जो बीज बनेंगे, उन बीजों से अगर नए पादप बनाएंगे तो वो लैंगिक जनन है, यानी बीज का निर्माण, अंतिम उत्पाद बीज बनेगा इनके अंदर। तो लैंगिक जनन अपन इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन दोनों के 2 उपनाम मैंने आपको बता दिए थे कि क्रिया होती हो। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण यानी अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन यानी निषेचन बोल सकते हैं कि क्रिया होती हो, वो लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन कहां पर होगा? पादपों में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर लैंगिक जनन संपन्न होता है? तो बच्चों ध्यान में रखना है आपको, पादपों में लैंगिक जनन जो होता है मुख्य रूप से कहां संपन्न होता है? वो होता है पुष्प में, पुष्प के अंदर। यानी आवर्तबीजी पादपों में मुख्य लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। यानी पुष्प में लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो अपन को पहले पुष्प की संरचना के बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पुष्प क्या होता है? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पुष्प जो होता है वो आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक सीमित वृद्धि करने वाली रूपांतरित प्ररोह है। सीमित वृद्धि करने वाली रूपांतरित प्ररोह है, वो पुष्प कहा जाता है। इसका क्या मतलब हो गया? प्ररोह का मतलब कोई भी शाखा बन जाना, यानी पादप का वायवीय भाग पूरा प्ररोह होता है। जैसे बीज लगा दिया अपन ने, बीज से नीचे जड़ें बनेंगी, ऊपर प्ररोह बनेगा। प्ररोह के अंदर उसमें मुख्य तना भी आ गया, उसकी शाखाएं भी आ गई, उसकी पत्तियां भी आ गई, उसकी सभी चीजें प्ररोह कहलाती है। तो जब कोई पादप जब होता है तो उस पादप के अंदर जैसे मुख्य तना वृद्धि करता है तो पार्श्व भागों के अंदर नई शाखाएं बनती है। यहाँ पर कलिकाएं होती है, कलिकाएं प्रस्फुटित होती है, शाखाएं बनती है। इसी प्रकार से शाखाओं पर फिर कलिकाएं बनती है तो नई शाखाएं बन जाती है। मगर कुछ कलिकाएं ऐसी होती है जिनसे आगे चल करके शाखा न बन करके पत्तियां बन जाती है, पत्तियों का निर्माण हो जाता है। मगर पुष्प जो है वो भी एक कलिका ही थी पहले, मगर बननी थी यहाँ पर कोई पत्ती या प्ररोह है, मगर इसकी वृद्धि पूरी नहीं हो पाई। तो क्या हो गया? इस प्रकार की कलिका जो है वो पहले प्ररोह का निर्माण करने वाली थी, मगर रूपांतरित किस में हो गई है? पुष्प में हो गई है। यानी बननी थी इससे कोई पत्ती या शाखा, यहाँ पर कलिका थी और बन गया है यहाँ पर पुष्प। इसलिए अपन ने कहा है कि रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह तो थी, प्ररोह बननी थी इससे, मगर रूपांतरित हो गई है, इससे पुष्प बन गया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं पुष्प की संरचना की। तो पुष्प की संरचना में अपन बात करते हैं प्रारूपिक पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देखो पुष्प जो होता है एक वृंतनुमा भाग द्वारा
पादप की किसी शाखा से जुड़ा रहता है। नॉर्मली अपन देखते हैं कोई भी पुष्प जो होता है, जैसे ये पुष्प है, तो पुष्प का एक डंठलनुमा संरचना होती है, इसको अपन हाथ में पकड़ते हैं, ये वाला भाग कहलाता है पुष्प व्रंत, यानी एक व्रंत युक्त संरचना होती है, नीचे एक व्रंत पाया जाता है हर पुष्प के अंदर, तो ये कहलाता है पुष्प व्रंत। अब इसके बाद में मुख्य पुष्प जो होता है, ये वाला भाग होता है, इस मुख्य पुष्प के अंदर मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, जिनको अपन 4 चक्र भी कह सकते हैं। यानी एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग या 4 चक्कर होते हैं। डायग्रामेटिकली अपन भी करेंगे तो व्रंतनुमा संरचना होती है, इसको अपन पुष्प व्रंत कहते हैं। मुख्य रूप से 4 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, 4 भाग या 4 चक्र अपन कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको मैं क्रम से लिख रहा हूं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 उमंग, और नंबर 4 जायाम। ये 4 भाग हो गए, 4 चक्कर बोल सकते हैं, 4 भाग बोल सकते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायाम। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इनको क्या कहते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये 4 भाग एक पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। जब किसी पुष्प में, ध्यान रखना ऐसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब किसी पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित होते हैं तब उस पुष्प को बोलते हैं पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प। जब ये चारों भाग पाए जाते हैं उसे कहा जाता है पूर्ण पुष्प। जैसे बहुत सारे लगभग पुष्प पूर्ण पुष्प होते हैं, अपन एग्जांपल ले लें, सरसों, मटर, ये सब होते हैं पूर्ण पुष्प। मगर ऐसे पुष्प जिनके अंदर इन चारों में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है तब उसे बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। जैसे अपूर्ण पुष्प किसे बोलते हैं? जिनमें इनमें से कोई भी एक भाग जो होता है अनुपस्थित हो, यानी चारों भाग नहीं पाए जाते हो, 1 या 2 या कुछ भी नहीं हो, यानी चारों भाग उपस्थित नहीं हो, तब उसे बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। जैसे एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं लौकी, पपीता, ये एग्जाम्पल हो गए अपूर्ण पुष्पों का। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर? पूर्ण और अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प कौन से हो गए? जब पुष्प के अंदर चारों भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायांग, ये चारों भाग पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। जैसे मटर है, सरसों है, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। और ऐसे पुष्प जिनके अंदर इन चारों भाग में से कोई भी भाग अनुपस्थित हो तब ऐसे पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे लौकी है, पपीता है, ये एग्जाम्पल हो गई इसके। अब अपन इन भागों की बात करते हैं आगे। तो देखो ये 4 भाग जो होते हैं, इन 4 भागों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 4 चक्कर बोल सकते हैं। इनको चक्कर क्यों बोलते हैं ये अपन इस चित्र के अंदर समझेंगे। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 2-2 का डिवाइडेशन कर दिया गया है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों एक साथ है, उमंग और जायांग दोनों एक साथ है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज वाले भाग जो होते हैं ये पुष्प के सहायक भाग या सहायक चक्कर कहलाते हैं, जो बंधे होते हैं। बंधे का क्या मतलब होता है ये भी आपको बताऊंगा। ये बंधे होते हैं, जबकि अंदर वाले 2 चक्कर होते हैं ये बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। अपन सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, फिर इसके अंदर की तरफ दलपुंज, फिर उसके अंदर की तरफ उमंग, फिर उसके अंदर की तरफ जायांग। तो बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो बाहर वाले 2 चक्कर बाह्य दलपुंज, दलपुंज सहायक भाग या सहायक चक्कर कहलाते हैं, जो जनन में भाग नहीं लेते, इसलिए इनको बंधे भी कहते हैं। और आंतरिक 2 चक्कर उमंग और जायांग जो होते हैं ये आवश्यक या जननशील भाग या चक्कर कहलाते हैं, क्योंकि ये जननशील होते हैं, ये बंधे होते हैं, ये जननशील होते हैं, इसलिए ये जननशील भाग या चक्कर भी कहलाते हैं। तो कुल 4 जो चक्कर हैं, 4 जो भाग हैं, उन 4 भागों को 2 भागों में विभाजित किया अपन ने। एक तो सहायक भाग और दूसरा होता है आवश्यक या जननशील भाग। सहायक भाग कौन सा हो गया है? सहायक भाग कौन से हो गए हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और आवश्यक भाग उमंग और जायांग। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं क्यों इनको सहायक भाग कहते हैं, क्यों इनको आवश्यक या जनन भाग कहते हैं, इसको अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला अपन बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं अपन। तो बाह्य दलपुंज,
बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी बाहरी चक्कर होता है। पुष्प में जब पुष्प को अपन पकड़ते हैं तो पुष्प में सबसे बाहर की तरफ एक हरे हरे रंग की पंखुड़ियों का आवरण पाया जाता है। चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्ती जैसी संरचनाएं चारों तरफ एक चक्कर के अंदर है। चारों तरफ एक पुष्प के चारों तरफ गोलाई के अंदर वलयाकार संरचना में होने के कारण इसको चक्कर भी कह सकते हैं। और पुंज क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो एक पंखुड़ी जैसी संरचना है ना, पुष्प के अंदर चारों तरफ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक जो संरचना है ना उसको बाह्य दल कहा जाता है। एक बाह्य दल है तो बहुत सारी चारों तरफ होने के कारण इसको पुंज, पुंज का मतलब समूह है, इसलिए बाह्य दल पुंज भी कह सकते हैं। इसका मतलब बाह्य दल पुंज बहुत सारे बाह्य दलों का समूह हो गया है। बाह्य दल पुंज में बहुत सारे बाह्य दल पाए जाते हैं। इसका मतलब बाह्य दल पुंज की एक इकाई का नाम क्या है? बाह्य दल। बाह्य दल जिसको सेपल भी कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाई का नाम बाह्य दल है। और सामान्यतः रंग की बात करते हैं, रंग कैसे होते हैं? इनके हरे रंग के होते हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है? सिर्फ पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है चारों तरफ से। पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो कलिका अवस्था में पुष्प खिला नहीं है तो उसके चारों तरफ हरे रंग के पत्तियों जैसी संरचनाओं का आवरण रहता है ना, जो ढका हुआ रहता है चारों तरफ से, वो बाह्य दल है। हरे रंग के होते हैं, रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। उस आवरण के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्ती जैसी संरचनाओं के, तो प्रत्येक एक टुकड़ा बाह्य दल कहलाता है। सभी को मिलाकर के बाह्य दलपुंज कह दिया है। तो इकाई बाह्य दल और रंग हो गया हरा। इसके बाद में दूसरा अपन बात किया था दलपुंज। अब आपकी समझ में आ रहा होगा दलपुंज, इसकी इकाई का नाम क्या हो गया है? इकाई कहलाती है दल। यानी एक संरचना जो होती है, जैसे ये एक दल है, ऐसे चारों तरफ है, ये भी इधर भी हो गया, तो चारों तरफ होते हैं तो पुंज यानी समूह बन गया, तो इकाई कहलाती है दल। और इनका रंग की बात करते हैं तो प्रत्येक पुष्प में इनके रंग अलग अलग होते हैं, यानी ये रंगीन होते हैं। दल जो होते हैं हमेशा रंगीन होते हैं। रंगीन होने के कारण ही पुष्प आकर्षित या सुंदर पुष्प दलों के कारण लगता है। पुष्प के अंदर बहुत सारी पत्तियों जैसी पंखुड़ी जैसी संरचना होती है। नीचे तो हरे रंग की छोटी सी नीचे की तरफ जब पुष्प खिल जाता है वो तो बहुत ही कम दिखाई देती है या जड़ जाते हैं बाह्य दल तो। मगर पूरा पुष्प अपन देखते हैं तो जो रंगीन रंगीन कलर की चारों तरफ पुष्प जिससे घिरा हुआ मुख्य भाग ही है दल ही, जो रंगीन कलर की पंखुड़ी सी पाई जाती है वो कहलाते हैं दल। अलग अलग पुष्पों के अंदर अलग अलग रंग होते हैं दलों के। तो रंगीन होने से फायदा क्या हो गया? एक तो पुष्प आकर्षित होगा, चमकीला आकर्षित दिखेगा वो पुष्प, जिससे फायदा क्या हो गया? अपन को अच्छा लगे वैसा नहीं है। साइंटिफिक फायदा क्या हो गया है इसका? वैज्ञानिक फायदा क्या हो गया है? दल जब रंगीन होंगे तो कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं पुष्पों की ओर। इंसेक्ट कीट जो होते हैं, पक्षी हैं, ये आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर के इन पुष्पों के ऊपर आकर के बैठते हैं, मकरंद को चूसते हैं। उस समय पर परागण की क्रिया हो जाती है। ये परागण क्या होता है? एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के ऊपर जड़ जाते हैं, जाकर के ये परागण होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दलों का काम क्या हो गया है? मुख्य रूप से कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे क्या हो जाएंगे? कीटों को आकर्षित करने से परागण में सहायता मिल जाएगी। अगला अपन बात करते हैं उमंग। उमंग जिसकी एक इकाई कहलाती है पुंकेसर। उमंग की एक इकाई पुंकेसर, यानी बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के उमंग का निर्माण कर रहे हैं। ये पुष्प का कौन सा होता है? नर जनन अंग होता है। ध्यान रखना, पुष्प का नर जनन अंग जो होता है उसे उमंग या पुंकेसर कहते हैं। इकाई का नाम पुंकेसर हो गया है, एक इकाई पुंकेसर है और समूह उमंग को बोल दिया। ये नर जनन अंग होता है, जिसमें अपन डायग्रामेटिकली यहाँ पर डिटेल से और देखेंगे। और चौथा सबसे आंतरिक भाग होता है जायांग, जिसको स्त्री केशर भी कह सकते हैं अपन। उसकी एक इकाई, जायांग की एक इकाई कहलाती है अंडक, यानी बहुत सारे अंडक मिलकर के जायांग का निर्माण कर रहे हैं। और सबसे अंदर के अंदर सबसे आंतरिक भाग हो गया है पुष्प का जायांग, जिसको मादा जनन अंग भी कहते हैं। मादा जनन अंग, तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है? जायांग या अंडक जो सबसे अंदर है। और नर जनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर या उमंग जो इसके बाहर की तरफ है। तो ये दोनों नर जनन अंग और मादा जनन अंग अपन को पता है लैंगिक जनन के अंदर तो ये दोनों भाग लेंगे, ये दोनों कोई भाग नहीं लेंगे। ये सिर्फ दल जो होते हैं ये तो कीटों को आकर्षित करने में, यानी लैंगिक जनन को करने में, कीटों को आकर्षित करने में सहायता करते हैं। और बाह्य दल जो क्या करते हैं? पुष्प की रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। तो इनका प्रत्यक्ष रूप से तो जनन के अंदर कोई रोल हो ही नहीं ना, इसलिए इनको सहायक चक्कर कहते हैं। जबकि मुख्य रूप से जनन के अंदर तो ये दोनों चक्कर या भाग जो होते हैं ये शामिल होंगे, इसलिए इनको जननशील या आवश्यक चक्र कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि उमंग और जायांग को आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं। अब इन्हीं चीजों को अपन चित्र के अंदर देखते हैं। एक प्रारंभिक पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है।
प्रारूपिक पुष्प के अंदर ये वाला भाग मैंने आपको बताया पुष्प ग्रंथ, डंठल नुमा संरचना। इसके ऊपर जस्ट फूला हुआ भाग पुष्पासन, ये फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है, जहां से सभी भागों की उत्पत्ति होती है, तो ये वाला भाग कहलाता है पुष्पासन। अब उसके बाद में सबसे बाहरी चक्कर बाह्य दल, ये बाह्य दल है, ये एक बाह्य दल, ये भी बाह्य दल, सभी को मिलाकर के बाह्य दल पुंज कह दिया, जो सामान्य हरे रंग के होते हैं, रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। उसके बाद में अंदर की तरफ चलते हैं, तो ये जो पिंक कलर के दो बना रखे हैं मैंने, ये है दल, ये एक दल हो गया, ये दूसरा दल हो गया, ऐसे चारों तरफ होते हैं तो दल पुंज हो गया है। तो एक इकाई का नाम दल लिख दिया है। ये रंगीन होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, परागण में सहायक होते हैं। अब अंदर की तरफ ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सहायक चक्र हो गए, भाई ये दलपुंज दलपुंज। अब उसके बाद में अंदर की तरफ एक चक्कर तो ये, एक चक्कर ये। देखो ये सभी जो बना रखी है मैंने वॉयलेट कलर के अंदर, ये क्या है, पुंकेसर, ये पुंकेसर है। और बीच में ये जो बना रखा है ना, ये वाला भाग, ये जायांग है, यानी ये पुमंग वाला भाग है, ये जायांग वाला भाग है, यानी ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है। अब पुमंग की एक इकाई पुंकेसर, तो ये एक पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये भी पुंकेसर, ये तीन ही धर्मनाएं, तीन ही धर्मनाएं, प्रत्येक एक पुंकेसर है। तो अपन एक की बात कर लेते हैं। एक पुंकेसर जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। पुंकेसर जो होता है तीन भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर जो ये टोपीनुमा संरचना होती है, जो दो भागों में विभाजित होता है, इसमें दो कोष्ठक होते हैं, ये वाला भाग कहलाता है परागकोश। इसके बाद में नीचे जो पतला डंठलनुमा संरचना है, ये कहलाता है पूतंतु, ये वाला भाग कहलाता है पूतंतु। और पूतंतु और परागकोश जहां से जुड़ते हैं, ये वाला भाग जहां पर जुड़ते हैं, ये वाला भाग कहलाता है योजी। तो परागकोश, पूतंतु और योजी तीनों मिलकर के एक पुंकेसर का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के उमंग का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। अब पुंकेसरों के अंदर परागकोश जो होते हैं, परागकोश एक पालीनुमा संरचना है, द्विपालिक संरचना होती है मुख्यतः। इनके अंदर बहुत सारे अनेक सूक्ष्म अगुणित परागकण पाए जाते हैं, यानी परागकोश के अंदर नर युग्मकों के रूप में परागकण पाए जाते हैं, जो अगले चैप्टर में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। यानी इनके अंदर परागकण है। जब परागण की क्रिया होती है तो यही परागकण इस परागकोश से बाहर निकल करके किसी अन्य पुष्प या इसी पुष्प की वर्तिका करके ऊपर आकर के गिरते हैं, जिसे परागण कहते हैं। फिर उसके बाद में सबसे आंतरिक चक्र की बात करते हैं, जायांग या स्त्रीकेशन। इसके एक इकाई अंडक, ये एक अंडक बनाया है अपन ने। इस अंडक के भी तीन भाग होते हैं। ऊपर फूला हुआ ये टोपीनुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। नीचे वाला ये पतला भाग जो होता है इसको वर्तिका कहते हैं। और फिर उसके बाद जस्ट नीचे फूला हुआ भाग जो होता है, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। तीनों मिलकर के एक अंडक या स्त्रीकेशर का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर के एक अंडक का निर्माण करते हैं। ये मादा जननांग होता है किसी भी पुष्प का। अंडाशय के अंदर ये वाली संरचना जो मैंने बनाई है, ये जरूरी नहीं है जैसे दो है तो दो ही है, क्या अलग अलग पुष्पों में बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये ऐसे इनको कहते हैं बीजांड। बीजांड क्या होते हैं ये भी अपन थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच, अनेक कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो दिखाई है। तो ये बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प की ये संरचना होती है जिसके मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। ये हुआ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट, और ये इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि लैंगिक जनन की स्टार्टिंग नहीं की, अपन एक पुष्प की संरचना पढ़ी है इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर अपन सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन पहले नर जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे, युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।